नेशनलिज्म इन इंडिया। सो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था नेशनलिज्म इन यूरोप। तो हमने देखा था कि यूरोप में जो है नेशनलिज्म की भावना आती जा रही थी। तो जो नेशनलिज्म की जो भावना है वो पूरे वर्ल्ड में फैली। हमने जैसे कि देखा था जब 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो जो इंडिया के जो लोग थे जैसे कि राजा राम मोहन राय, टीपू सुल्तान, ये लोग भी इंस्पायर्ड हुए थे इससे। ओके तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से और फिर जो यूरोप जो था वो नेशन स्टेट में फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये सारे जो आइडियाज़ जो थे वो क्या हो रहे थे, इंडिया में भी एमर्ज हो रहे थे। तो इसमें क्या हुआ कि इंडिया में भी कैसे नेशनलिज्म आया। हमने ये जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ने वाले वो 8th स्टैंडर्ड में जो हमारा चैप्टर था उसके रिलेटेड ये। पर इसमें क्या है कि इसमें गांधी जी के बाद मतलब जब गांधी जी जुड़े तब क्या वो पढ़ेंगे। हम लोग ने जो 8th में पढ़ा था पूरे स्टार्टिंग से पढ़ा था। पर ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे गांधी जी जब आए, जब ये विरोध में मतलब फ्रीडम करने के लिए जब जुड़े थे फाइट में, तब क्या पढ़े मतलब तब क्या क्या वो देखने वाला है। As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with formation of nation state। तो हमने देखा था कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म हुआ था, जो मॉडर्न नेशनलिज्म आया था उसमें क्या हुआ कि जो यूरोप जो है उसमें नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। हमें ये पता है कि उसमें जब नेशनलिज्म हुआ तब उसमें क्या हुआ, वो नेशन स्टेट बना। इट आल्सो मीन्स अ चेंज इन पीपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे आर, व्हाट डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंग। तो इससे क्या हुआ कि पीपल का जो अंडरस्टैंडिंग था कि वो कौन है, वो क्यों, उनकी क्या आइडेंटिटी है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। न्यू सिम्बॉल्स, आइकन, न्यू सॉन्ग्स, आइडियाज़ फोर्स टू हुए, न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटी। तो न्यू सिम्बॉल्स बने, आइकन्स बने और फिर से क्या हुआ, न्यू लिंक्स बने, जिससे क्या हो कि वो फिर से रीडिफाइन कर पाए अपनी बाउंड्री को, कम्युनिटी की बाउंड्री को। In most countries, the making of this new identity was a long process। अगर मोस्ट कंट्री की बात करें जो मेनली ये जो नेशनल आइडेंटिटी थी ना, ये बनाने की बहुत लॉन्ग प्रोसेस तक चला। तो ये जो इंडिया में कैसे एमर्ज हुआ और किस प्रकार से इंडिया में भी ये अप्लाइड है वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके In India, as in many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement। तो ये जो हमारा जो इंडिया में जैसे कि बहुत सारी कॉलोनीज़ में हुआ था, ये जो मॉडर्न नेशनलिज्म हमारा कॉलोनियल मूवमेंट था। कॉलोनियल मूवमेंट क्या था कि जिस प्रकार से ब्रिटेन ने हमारे ऊपर रूल करके रखा था उसके ऊपर ये जो मूवमेंट था वो डिपेंड था। ओके People began discovering their unity in the process of the struggle with colonialism। तो पीपल को धीरे धीरे पता चल गया कि उनको स्ट्रगल हो रहा, कि पीपल ने डिस्कवर किया कि सारे लोगों को किससे झेलना पड़ रहा है, कॉलोनिज़म से। कॉलोनिज़म बोलता है कि अगर कोई भी दूसरे राष्ट्र किसी राष्ट्र के ऊपर पूरा अपने इकोनॉमिकली पॉलिटिकली रूल करते हैं तो उसको बोलते हैं। तो पीपल ने डिस्कवर किया कि उनकी पीपल डिस्कवरिंग दर यूनिटी इन द प्रोसेस। तो उन्होंने देखा कि उनकी जो यूनिटी होनी चाहिए। द सेंस ऑफ बीइंग ऑपरेस्ड अंडर कॉलोनिज्म प्रोवाइडेड साइड बॉन्ड टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। अभी देखो, अभी अगर हम यहाँ पे ये बात समझते, देखो कंट्री में हमारे फार्मर भी थे, फिर उसके बाद लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, बहुत सारे लोग थे, अलग अलग वेराइटी मतलब अलग अलग टाइप के लोग थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे। अभी देखो सबको कौन परेशान करता था, परेशान करता था ब्रिटेन। ठीक है, तो लोगों ने देखा कि इन सबको चाहे वो कोई भी हो, सारे लोगों को कौन परेशान करता था, ब्रिटेन परेशान करता था। तो इन लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना हम लोग ये इतना जो बटे हुए सारे एक साथ मिलकर इसके विरोध करते हैं। तो वही हुआ कि जो सेंस ऑफ बीइंग ऑपरेस्ड हुआ, जब इन लोगों को ऑपरेस किया गया तो उनका एक बॉन्ड बना अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में। ओके समझ में आया इतना। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द एफर्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म डिफरेंटली। उनके देखो सबके अलग अलग इफेक्ट्स हुए थे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं जो फार्मर्स को क्या दिक्कतें पड़ती थी, फार्मर्स को दिक्कतें पड़ती थी कि उनको फोर्सफुली वो करने के लिए मजबूर किया जाता था। ये हो गया। फिर उसके बाद जो लोग जो होते थे वो गवर्नमेंट के काम साथ करते थे, उनको भी ऑपरेस्ट किया जाता था। तो अलग अलग क्लास के अलग अलग ग्रुप थे, उनको अलग अलग इफेक्ट फील हो रहे थे और सबके एक्सपीरियंस अलग थे। लेकिन उनका जो नोशन था आर नॉट ऑलमोस्ट दिस एंड द नोशन ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज दी सेम। लेकिन वो
उनका जो फ्रीडम के प्रति नोशन था वो भी सेम नहीं था। लेकिन जब द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फोर्स दिस ग्रुप टुगेदर विथ वन मूवमेंट, लेकिन जब महात्मा गांधी आए तब उन्होंने एक ही मूवमेंट बोला कि आप क्यों अलग अलग, आपके देखो आपको आप अलग अलग लोग हों। गांधी जी का ये मानना था कि हाँ अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स है, लेकिन अलग अलग वे में उनको एक्सपीरियंस हो रहा है, किसी को मार रहे हैं, किसी से एक्स्ट्रा टैक्सेस ले रहे हैं, किसी को ज़्यादा काम करवा रहे हैं। ओके ये सब तो है ही, लेकिन कौन परेशान करे, एक ही तो ग्रुप परेशान करनी है, तो क्यों हम लोग सारे ग्रुप एक साथ मिलकर एक मूवमेंट करें। बट द यूनिटी डिड नॉट एमर्ज विदाउट कन्फ्लिक्ट, लेकिन ये जो यूनिटी हुई लोगों के बीच में वो लड़ाई के बिना नहीं हुई। कन्फ्लिक्ट का यहाँ नहीं होता, जो भी मारपीट होती है तो वो लड़ाई के बगैर वो जो यूनिटी है वो नहीं हो पाए। ठीक है, तो क्या क्या वो हम लोग सारा ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है नेशनलिज्म इन इंडिया का, वो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फिर इसके आगे हम लोग डिटेल में फिर पढ़ते जाएंगे। इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया ऑफ द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। हमने पहले भी टेक्स्ट बुक में पढ़ सके थे कि जब 20th सेंचुरी की फर्स्ट डिकेड था तभी जो है नेशनलिज्म इंडिया में आ गया था। इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम 1920 से लेकर, हमने 1920 का पहले 8th में पढ़ दिया, अभी 1920 से लेकर हम लोग नॉन कॉरपोरेशन और सिविल डिसओबीडियंस, यहाँ पे NCM बोला गया, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को CDM यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस और टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट, किस प्रकार से कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट को डेवलप किया, किस प्रकार से अलग अलग सोशल जो ग्रुप्स थे इन्होंने पार्टिसिपेट लिया, और जो हाउ नेशनलिज्म कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, तो किस प्रकार से जो अलग अलग ग्रुप थे उन लोग ने लड़े, और किस प्रकार से ये जो लोगों के माइंड में ही नेशनलिज्म की भावना है, तो सबके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके देखो ये जो है ये 6 अप्रैल 1919 का है, जहाँ पे जो लोग हैं ये स्ट्रीट्स में आ रहे हैं नेशनल मूवमेंट के लिए। तो आपको एग्ज़ाम में पिक्चर्स भी आ सकते हैं, तो कुछ कुछ ऐसे पिक्चर्स जो इंपॉर्टेंट हो गए मैं उनके हिस्ट्री का अलग से पार्ट बनवा दूँगी, जो भी जितने भी पिक्चर्स हैं सारे सब पे सारे चैप्टर्स का मिक्स करके पढ़ेंगे। ओके तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है। फर्स्ट टॉपिक कौन सा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन। तो ये जो वर्ड है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ के, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1914 से लेकर 1919 का। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट है वो हमारे इंडिया में भी पड़ा। तो आपको तो लग रहा होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 पावर थे, सेंट्रल और एलाइज पावर, उसमें भी इंडिया था नहीं। तो क्या हुआ था कि सेंट्रल में ब्रिटेन तो था ना, तो ब्रिटेन का तभी हमारे ऊपर रूल था, तो वो क्या करते थे, कुछ भी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी तो वो कहाँ पे देखता था, इंडिया में। तो इससे क्या हुआ कि जो इंडिया के जो रिसोर्सेज है वो ड्रेन्ड हो गए। तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा वो फर्स्ट वर्ल्ड का हम लोग पढ़ेंगे। In the years after 1919, we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups, developing new modes of struggle। तो हम लोग देखेंगे कि 1919 जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, जब नेशनल मूवमेंट जो होता है अलग अलग एरिया में फैलने लगा, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, मतलब सारे जो सोशल ग्रुप्स है वो इनकॉर्पोरेट करने लगे, मोड्स ऑफ स्ट्रगल नए नए स्ट्रगल के बने। तो किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ और क्या इम्प्लीकेशन हुआ, इसका क्या क्या रूल्स बने। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। तो पहले जो वॉर ने क्या किया, एक न्यू इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन खड़ा कर दिया। क्या था, तो इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन, तो ये जितने भी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इम्पैक्ट किया वो याद रखना। पहला तो एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन में चेंज लेके आया, यूज़ इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, यानी जो डिफेंस होता था उसमें इंक्रीज़ कर दिया। क्यों इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि ये ब्रिटेन जो है वो वॉर में पार्टिसिपेट करते थे तो सारे इंडिया से लेते थे, तो इसलिए डिफेंस एक्सपेंडिचर में इंक्रीज़ हो गया। फिर क्या हुआ कि इससे क्या हुआ कि ये जब इंक्रीज़ हुआ तो क्या होना, लोगों का टैक्स इंक्रीज़ हो गया, कस्टम ड्यूटीज़ रेज कर दी गई और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो इनकम टैक्स जो होता है वो ब्रिटेन के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये सारे जितने भी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐसे मार्क करके रखे हैं ना, वो सारे इंपॉर्टेंट कॉजेस है जिस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने नेशनलिज्म की भावना आरंभ की।
Through the war years, price increased doubling between the 1913 and 1980, leading to extreme hardship for the common people. तो जिस प्रकार से ये जो वॉर ईयर्स का प्राइसेस बढ़ता गया, तो उसी प्रकार से 1930 और 1989 में बहुत हार्डशिप, एक्सट्रीम हार्डशिप थे. विलेजेस वेर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज कॉज वाइड पेड हंगर. तो इसमें क्या होता था कि लाइक विलेजेस को भी बुलाया गया था. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा. ये भी विलेजेस वेर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स. तो विलेजेस को भी क्या मतलब सोल्जर्स के उनको क्या करते थे, सोल्जर्स के लिए बुलाते थे और उनको फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि एक प्रोसेस होता है जहाँ पे जो कॉलोनियल स्टेट जो होती है वो फोर्स करती है लोगों को आर्मी ज्वाइन करने की. तो ये जो रूरल एरिया में मतलब बहुत फैला था ये जो फोर्स रिक्रूटमेंट वाला है. ये याद रखना, फोर्स रिक्रूटमेंट कहाँ पे फैला था, रूरल एरिया में, जिससे लोग बहुत गुस्सा हुए थे. ठीक है. देन इन 1918, 1920, 21 क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो जब मतलब जो वॉर ख़त्म होने आया था 1918 और 1919 और 1920 और 21 के आसपास बहुत सारे क्रॉप्स फेल्ड हुए थे. इससे क्या हुआ कि एक्यूट शॉर्टेज भी हो गया था. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया था. ओके, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया था. तो इसमें अकम्पेड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. देखो तो इसमें क्या हुआ कि जब एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ तो वहाँ पे एक एपिडेमिक आया, इन्फ्लुएंजा. आपने देखो दो सुना होगा, एक तो पैंडमिक सुना होगा. ओके, पैंडमिक होता है और क्या होता है, एपिडेमिक हुआ. पैंडेमिक वो चीज़ होती है जो पूरी दुनिया को अफेक्ट करती है. एपिडेमिक वो होती है जो एक पार्ट ऑफ कंट्री या फिर कंट्री को ही अफेक्ट करती है. जैसे कि जो कोविड था वो कोविड पैंडेमिक हम लोग बोलते हैं. लेकिन जो उस टाइम पर जब मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो हुआ था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. तो ये नाम याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन सा एपिडेमिक हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इनफैक्ट जब जो होता है खाने मतलब एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया तो इन्फ्लुएंजा हुआ था. अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famines and the epidemic. तो अगर 1921 का हम लोग सेंसस देखें, सेंसस क्या होता है, सेंसस जो होता है रिपोर्ट जैसा होता है, पूरे 10 साल में कंट्री ने क्या क्या मतलब हुआ वो सारा होता है. तो 1921 में जब सेंसस हुआ था तो 12 लाख से 13 लाख जो लोग हैं फेमाइन और फिर एपिडेमिक के कारण अफेक्ट हुए थे. तो कितने लोग, 12 to 13 मिलियन जो लोग हैं वो एपिडेमिक के कारण अफेक्ट हुए थे. तो यहाँ पे मैंने जितने भी ब्लू मार्क किए वो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अब देखा जाए तो जो ये वाला जो कॉर्नर है आपका, सॉरी ये वाला जो कॉर्नर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला, खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाला, इसमें ये क्वेश्चन आया था CBSE 2014 में कि कौन से ऐसे इम्पैक्ट थे जिसकी मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऐसे कौन से इम्पैक्ट थे जो नेशनलिज्म की भावना लेके आया. तो कैसे, तो इसको हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो अगर आपके साथ कोई गलत करता है और वो गलत काम जो होता है पूरी दुनिया के साथ भी, पूरी दुनिया यानी पार्ट ऑफ लोगों के कारण भी साथ होता है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, तो आप लोग सारे एक साथ मिल जाएंगे. तो यही हुआ कि यहाँ के लोगों के साथ बुरा हो रहा था तो वो एक साथ मिल गए और फिर इसके कारण इसके विरोध में करने लगे. People hoped that their hardship would end after the war over, but it did not happen. लोगों को लगा कि हाँ चलो ये एपिडेमिक आया है, ऐसे हमारे साथ बुरा हो रहा है, पर एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, पर ये ख़त्म ही नहीं हुआ. एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर appeared and suggested a new mode of the struggle. तो इस स्टेज पे जो है वो एक नया लीडर आया और उसने सपोर्ट किया. तो आप गेस कर सकते हैं वो कौन सा लीडर है. यस, ही इज़ नन अदर देन दी महात्मा गांधी जी, द फादर ऑफ इंडिया. तो ये जो है उस टाइम पर आए और इन्होंने लोगों को हौसला दिया कि आप अगर साथ में रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है, मतलब आप कुछ भी करना चाहे तो कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ से हमने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड नेशनलिज्म इन इंडिया. तो किस प्रकार से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसने नेशनलिज्म की भावना क्रिएट की थी. तो आंसर क्या होगा इसका,
आंसर जो है ये पूरा जो पैराग्राफ है ना, इसमें जो भी मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किया आप उसको डिटेल में जितना भी मैंने समझा उसको बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते, लेकिन ये पॉइंट्स लिख देना 5 मार्क्स का या फिर 3 मार्क्स का आ ही जाता है, तो थोड़ा सा डिटेल में और फिर अच्छे से समझा देना तो आपको इजीली मिल जाएंगे। देखो इसमें हम लोग जो SST का पेपर होता है ना, इसमें ये लोग ये नहीं देखते कि बच्चे ने कितने मार्क्स मतलब कितना पॉइंट्स लिखा कितना लिखा, वो कंटेंट देखते हैं कि क्या क्या लिखा। तो अगर आप ये पॉइंट्स को अच्छे से समझाएंगे ना, अगर आप अच्छे से डिटेल में समझाएंगे ना, तो भी आपको 5-3 जितने मार्क्स का भी हो जाएगा वो मिल जाएगा। ओके, अभी हमारा नया टॉपिक है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो थोड़ा सा कुछ याद आएगा कि सत्याग्रह वर्ड किसने यूज़ किया था? यस, गांधी जी ने यूज़ किया था। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। तो जनवरी 1915 को ये डेट्स याद रखना है कि कब क्या हुआ था, कब, तो ये भी याद रखना कि कब मतलब जो है वो क्रॉप डाउन हुआ था। तो 1918 1919 के आसपास और 1929 मतलब 1918 से लेकर 1921 तक हो ही रहा था। 1921 में सेंसस लिया गया था। ओके, और महात्मा गांधी कब आए मतलब इंडिया में कब आए? तो वो जनवरी 1915 को आए थे। तो गए कहाँ पे थे? ये गए थे साउथ अफ्रीका। आपने सुना होगा कि साउथ अफ्रीका में भी एपार्थाइड सिस्टम होता था, जहाँ पे कलर के बेसिस में ब्लैक और वाइट को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा था, डिस्क्रिमिनेट करते थे। तो उसके लिए जो है वो महात्मा गांधी गए थे। और यू नो ही इट कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो जैसे कि आपको पता है कि वो साउथ अफ्रीका से आ गए हैं। क्यों? उन्होंने South Africa successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation which is called सत्याग्रह। तो वहाँ पे वो एक वहाँ पे जो रेसिस्ट रेजिम होता था, इसको रेसिस्ट बोला जाता था क्योंकि वो कलर के ऊपर मतलब ऐसे बेसिस करते थे ना। तो महात्मा गांधी ने वहाँ पे एक मेथड चलाया था अपना, जिसको वो क्या बोलते थे? वो बोलते थे सत्याग्रह। तो उन्होंने सोचा कि जब वो साउथ अफ्रीका में चल सकता है तो यहाँ पे भी इंडिया में भी अप्लाई करके कोई बुरी बात नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि अभी ये जो इनकी जो आइडिया है वो यहाँ पे भी वो इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। तो जो सत्याग्रह का मतलब क्या होता था कि एक पावर ऑफ ट्रूथ यानी ट्रूथ के लिए वो खड़ा रहता था, और नीड होता था सर्च के लिए यानी सर्च फॉर ट्रूथ। देखो सत्याग्रह का अगर मीनिंग ही फाइंड करने को बोले तो सत्याग्रह क्या होता है? सत्य का मतलब होता है ट्रूथ, और ग्रह का मतलब होता है टू होल्ड यानी उसको पकड़ के रखना। तो वही होता है कि सत्याग्रह का पावर ऑफ ट्रूथ और नीड फॉर सर्च ऑफ ट्रूथ। It suggested that if cause was truth, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppression। तो यहाँ पे जो गांधी जी का आइडिया बहुत अच्छा था, इन्होंने बहुत अच्छे से ये समझाया है कि अगर जो हम लोग जिस कारण से युद्ध कर रहे हैं, अगर कॉज का मतलब होता है कि अगर हमारा कारण जो है वो सच्चा है, हमारी जो स्ट्रगल है वो इनजस्टिस के अगेंस्ट है, तो कोई भी फिजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है वो ऑपरेशन को फाइट करने के लिए। हम लोग जो मतलब गांधी जी वही बोल रहे हैं कि अगर आप सत्य के साथ है तो ऐसी कोई भी फिजिकल फोर्स नहीं है जो आपको रोक सके। और यही आइडिया के साथ जो है गांधी जी ने युद्ध किया था, मतलब युद्ध नहीं किया था, फ्रीडम के लिए आगे बढ़े थे। ओके, without seeking vengeance or being aggressive, और सत्याग्रह could win the battle through non violence। तो vengeance का मतलब होता है कि किसी से लड़के या फिर एग्रेसिव यानी ऐसे एक दूसरे को मार पीट के भी एक जो सत्याग्रह ही होता है वो बैटल को जीत सकता है नॉन वायलेंस के थ्रू। आपने पढ़ा होगा कि गांधी जी नॉन वायलेंस को बहुत उन नॉन वायलेंस के फेवर में थे, क्योंकि वो उनको पता था कि अगर आप सच्चाई के साथ, तो अगर आप जो युद्ध कर रहे हो जो स्ट्रगल आप कर रहे हो वो इनजस्टिस के खिलाफ कर रहे हो, तो कोई भी फिजिकल फोर्स आपको नहीं रोक सकता वो ऑपरेशन को फाइट करने के लिए। तो यही बोलते थे कि हम लोग जो बैटल है वो नॉन वायलेंस के थ्रू भी जीत सकते थे। दिस कोड बी अपीलिंग टू द कंसाइंस टू द ऑपरेशन, और ये जो है वो ऑपरेशन को हम लोग जीत भी सकते थे। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेशन हैड टू बी पर्सुएडेड टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। तो पीपल जो होते थे ऑपरेशन को मिला के ही पीपल को क्या करना है, मतलब फोर्स टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, मतलब ट्रूथ को देखना है, टू बी परस्यू ट्रूथ को देखना ही ना है कि ट्रूथ को एक्सेप्ट करके यूज़ ऑफ वायलेंस करे यानी मारपीट करे।
ओके। बाय द स्ट्रगल ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम। तो स्ट्रगल से जो ट्रूथ है उसको वो विक्ट्री, यानी ट्रिम का मतलब होता है विक्ट्री। तो इस प्रकार से जो ट्रूथ है ऑलवेज जीत सकता है। महात्मा गांधी बिलीव दैट इज धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। तो महात्मा गांधी को लगता था कि उनका जो धर्म था नॉन वायलेंस का, कि वो सोचते थे कि नॉन वायलेंस अगर लोग रखेंगे तो उनको यूनाइट कर सकता था, और यही उनका बिलीव था कि लोग जो होते थे वो नॉन वायलेंस से यूनाइट हो सकें। ओके। तो ये जो नॉन वायलेंस का एग्जाम, यहाँ पे उन्होंने नॉन वायलेंस का इतना बोला था तो उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया था इसका। ऐसा नहीं कि बस बोलने के लिए बोला था, उसका इम्प्लीमेंट भी किया था। तो हम लोग यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो वो तीनों की 3 एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है वो आ सकता है। ओके। तो After arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। तो जब महात्मा गांधी इंडिया में आए तो उन्होंने बहुत सारी जगहों में सत्याग्रह का मूवमेंट किया। तो पहली बात है वो 1917 की, इसको हम लोग अच्छे से हाईलाइट करके समझेंगे, और आपको जो है ईयर वो है वो याद रखना है। ओके, ये वाला लिखता है। इन 1917 ही ट्रैवल्ड टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो 1917 में जो चंपारण मूवमेंट हुआ था, जो इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा किया गया था, उसमें क्या था कि जो प्लांटर्स को ना इंडिगो प्लांट करने के लिए बहुत फोर्स किया जाता था, और जो इंडिगो जो था वो बिल्कुल अच्छा प्लांटेशन मतलब रिटर्न में कुछ अच्छा नहीं मिलता था। एक तो वो क्या करते थे, जो मिट्टी था वो बहुत उसको वीक कर लेता था इंडिगो, क्योंकि जितना भी न्यूट्रिशन है वही ले लेता था। अभी प्लांटेशन जैसे वहाँ पे जो फार्मर्स है वो तो नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि इंडिगो जाके बिकना तो उनको यूरोपियंस को ही पड़ेगा, मतलब ब्रिटिशर्स को ही पड़ेगा, और उनको रिटर्न में भी बहुत कम प्रॉफिट हो रहा। तो इसलिए जो है 1917 में वो चंपारण मूवमेंट बिहार में गए, जहाँ पे उन्होंने पीजेंट्स को इंस्पायर किया कि आपको स्ट्रगल करना चाहिए इस ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के लिए। फिर उसके बाद उसी साल में 1917 को उन्होंने एक सत्याग्रह सपोर्ट किया था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। यहाँ पे क्या हुआ था कि क्रॉप फेलियर और जो प्लेग एपिडेमिक था, प्लेग जो होता है एपिडेमिक होता है, जहाँ पे जो पीजेंट्स मतलब उनकी फार्मिंग में डिफ़िकल्टी तो होती है। तो पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू, वो रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, उनको डिमांड कर रहे थे ज़्यादा रेवेन्यू की। ठीक है, तो इसलिए वो डिमांड कर रहे एंड वेर डिमांडिंग, वो डिमांड कर रहे थे कि उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो आराम से हो सके। ठीक है, तो 1917 में खेड़ा मूवमेंट खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जिससे क्या हुआ था, क्रॉप फेलियर और जो प्लेग एपिडेमिक हुआ था। तो इसलिए वो चाहते थे कि वो रेवेन्यू ना भरे, क्योंकि उनका एपिडेमिक चल रहा था। मतलब प्लेग का मतलब होता है कि जब उनके फार्मिंग में इतना ग्रोथ ना हो रहा है, जब नुकसान हो रहा है, तो वो चाहते थे कि उनको पैसा ना भरना पड़े, तो इसलिए वो डिमांड पूरा हो सके। और 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट अमॉन्ग्स दी कॉटन मिल वर्कर्स। और 1918 में यहाँ पे ये अहमदाबाद में गए, जहाँ पे उन्होंने मिल वर्कर्स को, कॉटन मिल वर्कर्स को एक सत्याग्रह मूवमेंट करने के लिए मतलब सजेस्ट किया। ठीक है, तो हम लोग फिर से एक बार ये जितने भी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखे उसको एक बार समझ लेते हैं। तो देखो, स्टार्टिंग में हमने पहले चैप्टर में मतलब पढ़ा कि वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट हुआ पूरे देश में। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर इफेक्ट के कारण क्या क्या कॉजेज़ हुए थे। फिर उसके बाद सेकंड जो है वो महात्मा गांधी आए इंडिया में 1915 में। महात्मा गांधी ने बहुत सारी उनकी आइडियाज़ थी। कौन सा आइडिया था, वो किसको फॉलो करते थे, वो सजेस्ट करते थे कि सत्याग्रह को, वो सत्याग्रह के फेवर में थे। तो इन्होंने उसमें तीन एक बोल सकते कि एग्जाम्पल भी बताया है कि उसको वो अप्लाई भी कर सकते। तो कौन कौन से थे, तो 1917 में पहले वो गए थे चंपारण मूवमेंट में। चंपारण मूवमेंट जो हुआ था वो बिहार में हुआ था, जहाँ पे जो इंडिगो प्लांटर्स को सजेस्ट किया था कि वो उनके विरोध में जाए, क्योंकि उनको कोई मतलब फ़ायदा नहीं मिल रहा था। फिर 1917 में जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट था गुजरात में, तो वहाँ पे वो पीजेंट्स होता है वो प्लेग एपिडेमिक और क्रॉप्स फेलियर से गुजर रहे थे। तो वो उन्होंने डिमांड किया कि उनको वो पे ना करना पड़े रेवेन्यू। और 1918 में वो अहमदाबाद में गए। अहमदाबाद में जो कॉटन मिल वर्कर्स है उनसे क्या करते थे, एक्स्ट्रा आवर्स काम करवाते थे और उनको उसके वजह पैसे भी नहीं देते थे। तो जो महात्मा गांधी है उन्होंने उनको ये सजेस्ट किया कि
आपको इनके विरोध में जाना चाहिए, आपको सत्याग्रह का मूवमेंट लड़ना चाहिए। ओके, सो ये सारा हमने देखा इसमें। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है रॉलेट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए हम लोग इसको अच्छे से अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप आपको जो समझा है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।